ये कहानी है ऐसे एक हॉन्टेड मैंशन की जहां माना जाता है कि वहां भर भर के खजाना है जिसे ढूंढने के लिए बाहर से लोग आते तो हैं, लेकिन उस मैंशन के अंदर जो जाता है वो जिंदा वापस बाहर नहीं आता। आखिर उस मैंशन के अंदर है क्या वहां कोई आत्मा है? और उस खजाने की अफवाह जो फैली हुई है क्या वो सच है? जानेंगे आज की कहानी में, जो है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज हुई एक हॉरर सीरीज मैंशन 24। सीरीज के पहले एपिसोड में हम अमृता नाम की लड़की को देखते हैं जो एक मैंशन में बेहोश पड़ी हुई थी। अमृता बताती है कि इस मैंशन में मैं यहाँ रहस्य को ढूंढने के लिए आई थी। अब हम एक न्यूज को देखते हैं जिसमें कालिदास नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो सरकारी संपत्ति लेकर फरार हो चुका है। कालिदास एक आर्कोलॉजिस्ट है और उसे अपनी खोज करते हुए एक खजाना मिला था जिसे कालिदास ने उस खजाने को लेकर फरार हो चुका है। पूरी पुलिस फोर्स उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है। इस न्यूज को कालिदास की पत्नी देख रही थी जो हॉस्पिटल में एडमिट थी। अमृता आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जाकर अपने पिता के बारे में जानकारी हासिल करती है और उस डिपार्टमेंट में हर एक आदमी से अपने पिता के बारे में पूछने लगती है, मगर उसके पिता कहाँ गए अमृता को अभी तक कुछ भी पता नहीं चल सका। इसके बाद वो अपनी माँ से अस्पताल में देखने के लिए आती है और डॉक्टर अमृता से कहते हैं कि तुम्हारी माँ के अंदर जो डर है उसे दूर करना होगा, नहीं तो कोई भी दवा काम नहीं करेगा और इसके लिए तुम्हें अपनी माँ को घर लेकर जाना होगा। वहीं तुम अपनी माँ का ध्यान रखना और उसके मन से डर को हटाना। अमृता अपनी माँ को लेकर घर ले आती है और उसका ध्यान रखने लगती है। एक नर्स को भी रखती है जो सारा दिन उसकी माँ का ख्याल रख सके। दरअसल अमृता एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है और वो अपने काम के सिलसिले में सारा दिन बाहर ही रहती है। इसके बाद अमृता आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जाकर डायरेक्टर से मिलती है और डायरेक्टर उसे बताते हैं कि 12 तारीख के दिन तुम्हारे पिता एक खोज में गए थे और उस दिन उन्हें कुछ मिला था, मगर उसके बाद वो वापस ही नहीं आए और तब से वो लापता हैं। अमृता कहती है कि मुझे जानकारी मिली है कि मेरे पिता खंडहर मैंशन में गए थे। उस मैंशन का नाम सुनते ही डायरेक्टर चौंक जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पिता को वहां जाने की क्या जरूरत थी, और वो एक ऐसा मैंशन है जहां जो भी जाता है वापस नहीं आता। अमृता को उस मैंशन में जाने के लिए वो मना करते हैं। फिर अमृता पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पुलिस इंस्पेक्टर से अपने पिता को ढूंढने के लिए कहती है, मगर वो पुलिस वाला भी जब सुनता है कि उसके पिता खंडहर मैंशन में गए हैं वो इंस्पेक्टर भी डर जाता है और कहता है कि उस मैंशन में जो कोई भी जाता है वो वापस नहीं आता। पुलिस वाला अमृता को यहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर जब अमृता बाहर निकलती है एक हवलदार आकर उसे मिलता है और उसे खंडहर मैंशन का पता बताता है और कहता है कि यह शहर के उत्तर दिशा में पहाड़ों के बीच वो मैंशन बना हुआ है। वो ये भी कहता है कि उस मैंशन में जो कोई भी जाता है वो वापस नहीं लौटता। अमृता उस मैंशन में पहुंच जाती है और चारों तरफ की तस्वीर लेने लगती है। फिर अमृता वहां पर रह रहे वॉचमैन के घर चली जाती है और उसे कहती है कि मैं एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ और इस मैंशन के बारे में आर्टिकल लिखने के लिए आई हूँ। अमृता उस वॉचमैन से पूछती है कि इस खंडहर मैंशन के लिए वॉचमैन की क्या जरूरत। वॉचमैन कहता है कि इस मैंशन में इतने सारे हादसे हुए हैं जिसके लिए कोई भी अगर इधर उधर आता है तो मैं सावधान उसे कर देता हूँ, क्योंकि जो कोई भी अंदर जाता है वो वापस लौट के नहीं आता। वॉचमैन अमृता को उस मैंशन में हुए पहले घटना के बारे में बताता है। मैंशन के 604 नंबर रूम में एक राइटर रहने के लिए आता है और वो एक हॉरर स्टोरी लिख रहा था जिसके लिए वो अपना घर छोड़कर इस मैंशन में रहने के लिए आया था ताकि वो शांति से यहाँ अपना काम कर सके। लेकिन वहाँ पर भी उसकी बीवी उसे फोन कर करके परेशान कर रही थी। वो लेखक अपनी बीवी को समझाता है कि मैं अपनी कहानी लिखने के लिए इस मैंशन में आया हूँ और तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो। तभी वो देखता है कि उसका टाइपराइटर अपने आप कुछ लिखने लगता है। वो ध्यान से देखता है जिसमें लिखा हुआ था कि 404 नंबर वाले रूम में बहुत सारे बच्चे रहते हैं और उन सब बच्चों से बच के रहना। तभी उस फ्लैट की लाइट चली जाती है। फिर वो राइटर देखता है कि उसका टाइपराइटर फिर अपने आप कुछ लिखने लगता है। ये देखकर वो पागल हो गया था और मेडिकल शॉप में सिर दर्द की दवाई खरीदने के लिए चला जाता है। दवाई खरीदने के बाद वो वापस अपने फ्लैट में आता है और पानी पीने लगता है और जैसे वो पीछे मुड़ता है वो देखता है कि उसका टाइपराइटर वहां पर था ही नहीं। वो अपना टाइपराइटर इधर उधर ढूंढने लगता है और तभी सामने वाले एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वो राइटर उस कमरे की तरफ बढ़ता है और देखता है कि उस कमरे के अंदर एक जूता रखा हुआ था और वहीं उसका टाइपराइटर भी था। उसका टाइपराइटर फिर से अपने आप कुछ लिखने लगता है और वो राइटर देखता है कि उसमें लिखा हुआ था कि आज तेरी आखिरी रात है। ये देखकर वो समझ जाता है कि ये सब 404 वाले फ्लैट के बच्चों की शरारत है। वो लेखक 404 वाले कमरे के बाहर चला जाता है और दरवाजा खटखटाने लगता है, मगर कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा था और वहाँ भी उसे एक जूता मिलता है। वो राइटर वहाँ पर रखे सभी जूते को बैग में भर लेता है और ले जाकर डस्टबिन में फेंक देता है। अचानक वहाँ पर एक भिखारी आता है और वो भिखारी उस लेखक को देखकर संस्कृत में कुछ बोलने लगता है, मगर वो लेखक उसे देखकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो भिखारी 404 नंबर फ्लैट के सामने रुकता है और दरवाजा अपने आप खुलता है और वो देखता है वहाँ बहुत सारे बच्चे खड़े थे जो भूत थे। उन्हें
देखकर भिखारी हंसता है और वहां से चला जाता है। फिर रात के समय राइटर जब सो रहा था तभी अचानक उसकी नींद खुल जाती है। वो देखता है उसके कमरे में उन्हीं बच्चों के जूते रखे हुए थे जिसे उसने डस्टबिन में फेंक दिया था। अचानक उसका दरवाजा कोई खटखटाता है। जैसे ही वो अपना दरवाजा खोलता है वो देखता है कि वहां पर बहुत सारे बच्चे खड़े थे जो भूत बन चुके थे और वो उसे मारने के लिए आते हैं। इसके बाद हम प्रेजेंट सीन को देखते हैं। वो वॉचमैन कहता है कि मैं भी उसे देखने के लिए उस फ्लैट के सामने गया था, मगर उन बच्चों के जूते के बीच अब उस राइटर का जूता भी रखा हुआ था और वो अब कहाँ चला गया किसी को नहीं पता। मगर अमृता कहती है कि वो राइटर जितने भी कहानी लिखता था वो सब फैमिली के अगेंस्ट लिखता था और जिस तरह हमें कुत्ते बिल्ली को देखकर अक्सर चिढ़ हो जाती है वैसे ही लेखक को बच्चों से चिढ़ होती थी। अमृता ये भी पूछती है कि क्या आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं। वॉचमैन कहता है कि ये तो कहने की बात है, अगर किसी को भूत दिखता है तो वो भूत के ऊपर विश्वास करते हैं, किसी को अगर नहीं दिखता तो वो विश्वास नहीं करते। अब दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हम अमृता को देखते हैं जो एक भयानक सपना देखती है जिसके कारण उसकी नींद खुल जाती है। अमृता फिर अपने माँ को देखने के लिए जाती है और रोने लगती है और कहती है कि मुझे अगर कुछ हो गया तो आपका देखभाल कौन करेगा। तभी उसके घर में एक नर्स आती है जो उसकी माँ का देखभाल करेगी। इसके बाद अमृता फिर से वॉचमैन के घर चली जाती है जहाँ वॉचमैन उसे एक और कहानी सुनाता है जो कि उसी मेंशन में घटा था। फ्लैट नंबर 203 में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सपना था। सपना अपने घर वालों से दूर यहाँ रहती है और एक मेडिकल शॉप में काम करती है। उसकी माँ का फोन आता है और उसकी माँ सपना से कहती है कि जल्द से जल्द शादी कर लेने, लेकिन सपना अपनी माँ की बात नहीं मानती और कहती है मुझे अभी बहुत काम करना है, जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना है। मगर सपना की माँ इसी टेंशन में रहती है कि कहीं सपना कुछ गलत काम ना कर ले। सपना अपनी माँ की बात सुनकर तंग आ जाती है और वो अपनी माँ का फोन काट देती है। इसके बाद हमें उस मेडिकल शॉप को दिखाया जाता है जहाँ सपना काम करती है। वहीं पर वो राइटर भी आया था अपना दवाई खरीदने के लिए। सपना वहाँ अपने कलीग के साथ काम करती है और वो सपना से पूछती है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, तुम ये दवाई बार बार क्यों खाते रहती हो, क्योंकि इस दवाई से साइड इफेक्ट भी हो सकता है। सपना कहती है मेरे घर से मुझे बहुत प्रेशर दिया जा रहा है कि मैं शादी कर लूं। उसकी कलीग कहती है कि तुम अपनी माँ की बात मान लो और शादी कर लो और तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो कि पहले से शादीशुदा है उसे दूर रहो। तभी सपना को उसका बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। सपना अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी तभी वो देखती है कि उसके कलीग बाहर से अंदर मेडिकल शॉप में आती है। ये देखकर सपना चौंक गई थी और कहती है तुम अभी आ रही हो, तो इतने देर से मैं जिससे बात कर रही थी वो कौन थी। सपना सोच में पड़ जाती है। सपना जब अपने घर जाती है तभी उसे मिलने के लिए उसका बॉयफ्रेंड आता है। सपना से वो कहता है कि मेरी बीवी को पता चल गया है कि मेरा किसी के साथ चक्कर चल रहा है। सपना कहती है तुम अपनी बीवी को छोड़ दो, मगर उसका बॉयफ्रेंड कहता है ये सब करना इतना आसान नहीं है। वो ये भी कहता है कि मैं अब अपने घर वापस नहीं जा सकता। सपना उसे यहीं पर रुकने के लिए कहती है। सपना कहती है तुम जितने दिन चाहे यहाँ रह सकते हो। रात के समय जब दोनों सो रहे थे तभी अचानक उसके कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। सपना देखती है कि उसके फ्लैट के बाहर कोई घूम रहा था। वो घबराने लगती है और फिर से वही दवाई खाने लगती है। सपना अपने घर में चेक करने लगती है और बाथरूम की तरफ देखती है कि उसके बाथरूम के तरफ कोई तो है और वो अपने बाथरूम के अंदर आती है और देखती है वहाँ पर कोई नहीं था। अब सुबह हो जाती है और सपना अपने काम के लिए मेडिकल शॉप चली जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद वो देखती है कि वहाँ उसे मिलने के लिए दो आदमी आते हैं और सपना से पूछते हैं कि क्या तुम इस लड़के को जानती हो। सपना को उसके बॉयफ्रेंड का फोटो दिखाया जाता है और उसे देखकर वो कहती है हाँ मैं इसे जानती हूँ। वो दोनों आदमी सपना से कहते हैं कि ये आदमी अपनी बीवी और बच्चे को मारकर फरार हो गया है, अगर तुम इससे मिलती हो तो तुम हमें खबर कर देना। ये सुनकर सपना बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी और वापस अपने घर जाती है और देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड बाथरूम में नहा रहा था और एक ही बात बार बार कह रहा था कि मैं यहाँ आया हूँ और ये बात तुम किसी को मत बताना। सपना कहती है मैं किसी को नहीं बताऊंगी और अपना सामान पैक करने लगती है और यहाँ से भागने का प्लान करती है। तभी वो देखती है कि बाहर पुलिस पहुंच गई थी और इस टेंशन में सपना फिर से वही दवाई लेने लगती है। सपना जब अपना सामान बांध लेती है तो वो देखती है कि उसका दरवाजा कोई खटखटाता है और उसका बॉयफ्रेंड बाहर खड़ा था। ये देखकर वो और ज्यादा डर जाती है और सोचने लगती है कि अगर वो बाहर खड़ा है तो अंदर जो नहा रहा था वो कौन है। दरवाजा खोलकर सपना अपने बॉयफ्रेंड से कहती है अंदर बाथरूम में कोई है। उसका बॉयफ्रेंड एक हथौड़ा लेकर बाथरूम के तरफ जाता है। तभी अचानक सपना देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने ही हथौड़े से अपनी बीवी को मार दिया और उसी का भूत सपना के पीछे आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर सपना चिल्लाने लगती है। अब प्रेजेंट में वॉचमैन बताता है कि अगले दिन जब पुलिस वहां पहुंची तो उसे वहां सपना की लाश मिलती है। वॉचमैन ये भी कहता है कि उसका बॉयफ्रेंड जिस दिन अपनी बीवी और बच्चे को मारा था उस दिन उसके बॉयफ्रेंड ने भी अपनी जान ले ली थी और उसका बॉयफ्रेंड का भूत सपना को मार डाला। मगर अमृता बताती है कि सपना की मौत का कारण उसका दवाई था
था। सपना ने ही अपने बॉयफ्रेंड को अपनी बीवी और बच्चे को मारने का आइडिया दिया था और इसी डर में सपना को हेलुसिनेशन आता था और अपनी मौत का कारण सपना खुद बनी और उसी ने खुद को मारा। तीसरे एपिसोड की शुरुआत में हम अमृता को देखते हैं जो घर वापस आती है और खाना खाने लगती है, मगर अमृता को अपने पापा की याद आ रही थी जिसके कारण वो रोने लगती है। फिर अगले दिन अमृता फिर से वॉचमैन के घर जाती है जहाँ वॉचमैन उसे मेंशन में घटी अगली कहानी के बारे में बताता है। फ्लैट नंबर 605। एक फैमिली वहाँ रहने आती है जिसने उस फैमिली को ये फ्लैट दिलवाया है वो अपना कमीशन मांगता है। उस परिवार में 2 बच्चे थे जिसमें कि एक बच्ची से आदमी उसका नाम पूछता है। वो बताती है उसका नाम देवी अम्मा है। वो आदमी घबरा जाता है और अपना कमीशन लेकर वहाँ से जाने लगता है, मगर जाते जाते वो अपने मालिक से कहता है कि इस बिल्डिंग में 613 नंबर फ्लैट में मत जाना क्योंकि वहाँ जाना मना है, क्योंकि उस फ्लैट में जो पहले रहता था उसने अपनी जान ले ली और अब उसकी आत्मा उस फ्लैट में घूमती है। ये सुनकर आदमी अपने कमरे में चला जाता है। उस आदमी का पिता अपनी बीवी का फोटो घर पे लगा देता है और जब सब खाना खा रहे थे उस आदमी की बेटी अपने पापा से कहती है कि आज मुझे आप कौन सी कहानी सुनाओगे। वो आदमी अपनी बेटी से कहता है कि अगर तुम पूरा खाना खा लोगी तो आज मैं अपनी माँ की कहानी तुम्हें सुनाऊंगा। रात के समय जब सभी सो रहे थे तो वो आदमी अपनी बेटी को अपनी माँ की कहानी सुनाता है और कहता है कि हमारे गाँव में कोई भी त्योहार होता था तो प्रसाद के रूप में पहला निवाला मेरी माँ को चढ़ाया जाता था और अगर मेरी माँ पूरा खाना खा लेती थी तो हमारे गाँव का संकट सब दूर हो जाता था और मेरी माँ के पास आत्मा से बात करने की शक्ति थी। फिर एक दिन जब मेरी माँ अपनी आखिरी सांसें ले रही थी तो मेरी माँ ने मुझसे वादा किया था कि वो जल्दी वापस लौटेगी और ये कहकर वो हमें छोड़कर चली गई। मैंने कभी भी बचपन में अपनी माँ के बिना एक दिन नहीं गुजारा। उसकी बेटी कहती है कि जिस तरह आपकी मम्मी आत्माओं से बात करती है उसी तरह आप भी उनसे बात करने की कोशिश करिए। उसके पिता कहते हैं कि मैंने कोशिश की थी पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी बेटी अपने पिता को एक और बार कोशिश करने के लिए कहती है। तभी उस आदमी का पापा वहाँ आता है और उसे गोटी की पोटली उसे दे देता है और अपनी माँ को वापस लाने के लिए कहता है। अगले दिन जब उसकी बीवी काम पर चली जाती है तो हम देखते हैं कि उसकी बीवी उसी मेडिकल शॉप में काम करती थी जहाँ सपना काम करती थी और उसे एक आदमी का फोन आता है जिससे उसने पैसे उधार पर लिए थे। वो आदमी उसे जल्द से जल्द अपने पैसे वापस करने के लिए कहता है, मगर वो लड़की कहती है कि मैं आपके पैसे लौटा दूंगी और वो सपना से कहती है कि मेरे पति का बिजनेस बंद पड़ गया है और वो हमेशा अपनी माँ की यादों में रहता है। अपने बेटे और बेटी को भी अपनी माँ की कहानी सुनाते रहता है। फिर हम उस आदमी को देखते हैं जो अपनी बेटी और बेटे और अपने पिता को लेकर 613 वाले फ्लैट में आता है और देखते हैं कि वो आदमी गोटी लेकर अपने माँ को वापस बुलाने लगता है और उसकी माँ देवी अम्मा उनकी आत्मा वापस आ जाती है और ये देखकर वो आदमी और सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इधर रात के समय जब उसकी पत्नी काम से वापस आती है तो वो देखती है कि घर पर कोई नहीं था। अचानक वो अपने पति को देखती है कि उसका पति एक अलमारी पर अपना सिर पटक रहा था और वो अपनी बीवी से कहता है कि मेरी माँ वापस आ गई है। वो अपनी पत्नी को लेकर 613 नंबर वाले फ्लैट में चला जाता है और देखते हैं कि उसकी माँ बैठकर वहाँ खाना खा रही है। ये देखकर उसका बेटा बहुत खुश हो जाता है और उसकी पत्नी भी वहाँ आ जाती है और वो देखती है कि उसने अपनी बेटी को ही अपनी माँ समझ लिया है। उस छोटी लड़की ही उस आदमी की माँ बनकर सभी को अपनी तरफ बुलाने लगती है और कहती है तुम लोगों की जगह यहाँ नहीं बल्कि दूसरी जगह है जहाँ मैं रहती हूँ और तुम सभी को मैं यहाँ से लेने के लिए आई हूँ। उस लड़की को भी अपनी बेटी में अपनी सास नजर आ रही थी। अगले दिन उसके घर में एक काम वाली बाई काम करने के लिए आती है और वो देखती है कि घर पर कोई नहीं था और 613 नंबर वाले फ्लैट में जाकर देखती है कि पूरे परिवार ने खुद की जान ले ली है। अब प्रेजेंट सीन में अमृता कहती है कि उस आदमी ने अपनी माँ की बात को यकीन कर लिया था कि वो वापस आएगी और इसी यकीन में उसने इतने दिन बिता दिए और जब उसने अपनी बेटी को बताया कि उसकी माँ आत्माओं से बात करती है तो उसकी बेटी भी अपनी दादी के कैरेक्टर में घुस गई और उसका पिता अपने बेटी को ही अपनी माँ समझने लगा और उसके पिता के वजह से ही सभी ने अपनी जान ले ली। चौथे एपिसोड की शुरुआत में हम अमृता को देखते हैं जो अपने घर वापस आ जाती है और अगले दिन अपने काम में जाने के लिए तैयार होने लगती है और अपने नर्स से कहती है कि माँ की दवाई का टाइम हो चुका है। फिर जब वो नर्स दवाई लेने जाती है वो देखती है कि दवाई का बॉक्स वहाँ पर है ही नहीं। वो बॉक्स अपने आप ही दरवाजे के बाहर चलते जा रहा था। नर्स किसी तरह दवाई के बॉक्स को ले लेती है तभी उसके सामने एक भूत आ जाता है। ये देखकर वो नर्स डर जाती है। फिर वहाँ अमृता उसके सामने आती है। नर्स उसे कहती है कि यहाँ पर कोई था। अमृता कहती है यहाँ कोई
कोई नहीं है और तुम जाकर अपने काम पर ध्यान दो। इसके बाद अमृता वॉचमैन से मिलने जाती है, जहाँ वॉचमैन 409 वाले फ्लैट में घटी घटना के बारे में अमृता को बताता है। 409 फ्लैट में राधिका नाम की लड़की रहती है जो अकेले रहती है और वो प्रेग्नेंट है और वो भगवान के सामने कथक डांस कर रही थी। तभी सामने आईने में वो देखती है कि उसकी परछाई हिल ही नहीं रही। ये देखकर राधिका घबरा जाती है और नीचे गिर जाती है। उसकी परछाई राधिका के गर्दन को दबोच लेती है। तभी हम देखते हैं कि राधिका ये सब सपना देख रही थी और वो सो के उठती है। तभी उसका पति का फोन उसे आता है जो कहता है कि मैं 2-3 दिनों में वापस आ जाऊंगा, तुम्हारे लिए मैंने एक गिफ्ट भेजा है। तभी दरवाजे में कोई घंटी बजाता है। राधिका बाहर जाकर देखती है कि नीचे एक गिफ्ट रखा हुआ था। वो गिफ्ट को लेकर अंदर चली आती है और गिफ्ट को खोल कर देखती है कि उसमें एक डॉल था। राधिका उस डॉल को एक जगह रख देती है। इसके बाद राधिका अपना चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल चली जाती है। जब डॉक्टर उसका चेकअप कर रहा था तभी राधिका को कैमरा क्लिक की आवाज आने लगती है। उस कैमरा की आवाज सुनकर राधिका और ज्यादा परेशान हो गई थी। डॉक्टर राधिका को बताते हैं कि तुम्हारे साथ अतीत में जो हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी और इसके बारे में तुम्हारे पिता को भी पता है और तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और मुझे लगता है कि तुम्हें किसी हिप्नोटिस्ट को दिखाना चाहिए। फिर राधिका जब घर पहुंचती है वो अपने मोबाइल में देखती है कि उसके व्हाट्सएप में उसे जितने बार कैमरा क्लिक की आवाज सुनाई दी थी उतने फोटो उसके व्हाट्सएप में आए थे। ये देखकर राधिका परेशान हो गई थी और कहती है कि आखिर ये कर कौन रहा है। तभी उसे बच्चों के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है और वो पूरे घर में ढूंढने लगती है कि किसका बच्चा रो रहा है। तभी वो अपने बिस्तर के नीचे देखती है एक डॉल नीचे रखा हुआ था, वही डॉल जो उसके पति ने उसे दिया। अचानक उस डॉल को एक अदृश्य साया आकर पकड़ लेता है और डॉल को लेकर चला जाता है। राधिका ये देखकर बहुत डर गई थी और अगले ही दिन वो हिप्नोटिस्ट के पास जाकर अपना चेकअप कराती है। राधिका डॉक्टर को बताती है कि मुझे हमेशा कैमरा के क्लिक की आवाज सुनाई देती है, मुझे लगता है कि मेरे ऊपर कोई नजर रख रहा है। डॉक्टर उसे लेटने के लिए कहते हैं और अपनी आंखें बंद करने के लिए कहते हैं और उसे कहते हैं अपने सारे घटनाओं के बारे में बताओ। इसके बाद हम देखते हैं कि राधिका डांस प्रैक्टिस कर रही थी। तभी उसे लग रहा था कि कोई उसकी तस्वीर खींच रहा है। वो बाहर देखने के लिए जाती है और देखती है कि एक लड़का उसका फोटो ले रहा था। उसका नाम है राजू। राजू अपना कैमरा राधिका को देता है और राधिका देखती है कि उसके कैमरे में उसके बहुत सारे सुंदर फोटो होते हैं। राधिका मुस्कुराने लगती है और इसी के साथ दोनों की दोस्ती होती है। कुछ ही दिनों में ये दोस्ती प्यार में बदल गई थी और अनजाने में ही राधिका से एक गलती हो जाती है कि शादी से पहले ही राधिका प्रेग्नेंट हो गई और वो एबॉर्शन करवाना चाहती थी। और ये बात जब वो राजू को पता लगती है कि राधिका एबॉर्शन करवाना चाहती है तो राजू राधिका को बहुत डांटता है, मगर राधिका कहती है कि मेरा करियर अभी शुरू हुआ है और मुझे डांस में अवार्ड लेना है, ये मेरा सपना है। अगर मैं माँ बन जाती हूँ तो 6 साल तक मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी। राजू कहता है मैं जितना कमाता हूँ उतना काफी है। गुस्से में राधिका उसे कहती है कि जितना मैं एक शो से कमाती हूँ उतना तुम 1 महीने में कमाते हो। राजू गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम अपने स्वार्थ के लिए अपने बच्चों को मार दोगी। राजू ये कहकर हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चला जाता है। इसके बाद डॉक्टर राधिका से पूछते हैं कि इसके बाद तुम राजू से फिर मिली क्या, मगर राधिका कहती है नहीं। डॉक्टर राधिका को समझाते हैं कि मैं अगले 2-3 दिनों तक आपके मन से डर को दूर कर दूंगा और आप ठीक हो जाओगी। फिर जब राधिका घर वापस आती है वो देखती है कि उसके फोन पर राजू की मरी हुई फोटो कोई उसे व्हाट्सएप करता है और एक बच्चे का भी फोटो वो देखती है। राधिका एक बच्चे के रोने की आवाज फिर से सुन पा रही थी और वो सामने एक दरवाजा खुलता है जहाँ बच्चा नीचे लेटा हुआ था और वो रो रहा था। राधिका जब उस बच्चे को देखने के लिए जाती है तो देखते हैं कि उसके पीछे एक बच्ची थी जो भूत बन चुकी थी। राधिका पीछे देखती है तो देखती है वहाँ कोई नहीं था और जैसे ही वहाँ वो आगे देखती है वहाँ पर बच्चा जो रो रहा था वो था ही नहीं। राधिका अपने डांस वाले रूम में चली जाती है और वहाँ अपने आईने में देखती है कि उसकी परछाई वहाँ पर दिख ही नहीं रही थी। तभी उसे एक बच्ची दिखाई देती है और वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि राजू की बेटी थी। तभी राजू का भूत भी वहाँ आ जाता है और वो बच्ची राधिका से पूछती है कि माँ तुमने मुझे पैदा होने से पहले ही क्यों मार दिया, और अपने पिता राजू से पूछती है क्या माँ को भी हम साथ लेकर चले जाएं। राजू कहता है बिल्कुल। फिर दोनों चिल्लाने लगते हैं जिस कारण राधिका हवा में उड़ने लगती है और उसकी जान चली जाती है। प्रेजेंट में वॉचमैन बताता है कि जिसने अपने पेट में पाल रहे बच्चे को जन्म होने से पहले ही मार दिया, उसी की आत्मा ने आकर राधिका को मार दिया। मगर अमृता कहती है कि ये सब राधिका का भ्रम था, क्योंकि अबॉर्शन होने के बाद राधिका के दिमाग में राजू और उसके बच्चे की यादें हमेशा आते ही रहती थी और इसी परेशानी की वजह से राधिका ने खुद की जान ले ली।
5वें एपिसोड में अमृता को अपने पिता के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हाथ लगती है। वो तुरंत उस जगह पहुंचती है जहां उसके पिता काम करते थे और वो देखती है कि उसके पिता के कमरे में सारा सामान बिखरा हुआ था। तभी उसे अपने हाथों से लिखी हुई चिट्ठी मिलती है जो अमृता ने अपने पिता को बचपन में लिखी थी और उसमें लिखा हुआ है, मेरे पिता मेरे आदर्श हैं और मेरे हीरो भी हैं। ये देखकर अमृता अपने पिता को याद करने लगती है। तभी वहाँ उसे एक बुक मिलती है। उस बुक में लिखा हुआ था कि जिस दिन खुदाई चल रही थी उस दिन कालिदास को एक कीमती चीज मिली थी। उस कीमती चीज को लेकर कालिदास अपने ऑफिस आता है और उसे खोलता है। उसके अंदर एक कागज रखा हुआ था जिसमें कुछ लिखा हुआ था। कालिदास उसमें लिखी हुई सारी चीजों को पढ़ने लगता है और उसमें एक मेंशन के बारे में लिखा हुआ था। कालिदास तुरंत उस मेंशन में छानबीन करने के लिए चला जाता है, वो भी अकेले। और ये वही मेंशन है जहां अमृता जाने वाली थी। फिर अमृता उस मेंशन के अंदर जाने का फैसला करती है। अमृता जैसे ही उस मेंशन के अंदर जाने लगती है उसे वहां वही भिखारी मिलता है जिसे हमने पहले भी देखा था। वो भिखारी अमृता को सावधान करने के लिए कहता है कि ध्यान से अंदर जाना, नहीं तो तुम हमेशा के लिए ऊपर ही चली जाओगी। अमृता उस मेंशन के अंदर जाती है और फ्लैट नंबर 24 देखती है जिसमें उसके पिता ठहरे हुए थे। अमृता उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है मगर खोल नहीं पाती। फिर वो वापस वॉचमैन के घर चली जाती है। वॉचमैन अमृता को एक और कहानी सुनाता है। फ्लैट नंबर 307 में एक लड़की को देखते हैं जो एक आर्टिस्ट है और उसके फ्लैट में बहुत सारे आर्टिस्टिक चेहरे बना कर रखा हुआ था और उसी दिन वो एक और नया चेहरा बनाता है जिसका नाम होता है जेसी। फिर वो लड़का एक दूसरे कमरे में जाता है जहां हम देखते हैं कि इंसानों का कटा हुआ हाथ पैर रखा हुआ था। ये देखकर हमें पता चल जाता है कि ये आदमी बॉडी पार्ट्स की स्मगलिंग करता है। फिर वो लड़का एक कटा हुआ पैर लेकर आता है और उसे टुकड़े टुकड़े करके एक पैकेट में भर देता है और उस पैकेट को लेने के लिए बाहर एक आदमी आता है और उस आदमी को वो पैकेट दे देता है और पैसे ले लेता है। इसके बाद वो लड़का अपनी गाड़ी लेकर बाहर एक और लड़की को लाने के लिए चला जाता है। वहाँ उसे एक लड़की भी पसंद आती है और उस लड़की को लेकर वो अपने घर वापस लेकर आता है। वो लड़की उस लड़के के बने हुए मास्क को देखकर बहुत खुश हो जाती है, खास करके जेसी के मास्क को देखकर। उस लड़की को भूख लग रही थी जिसके लिए वो लड़का उसके लिए खाना लेकर आता है और उसे कहता है कि ऐसा खाना तुमने पहले कभी नहीं खाया होगा। वो लड़की उस खाने को खाने लगती है और खाने का स्वाद बहुत ही लाजवाब था और कहती है कि इस तरह का खाना मैंने सच में पहले नहीं खाया। इसके बाद वो लड़की अपना नाम सुल्ताना बेगम बताती है। वो ये भी बताती है कि मेरे घर में मैं और मेरी बहन रहते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। फिर सुल्ताना उस खाने की रेसिपी पूछने लगती है मगर वो लड़का कहता है कि ये सीक्रेट है। सुल्ताना कहती है कि मैं इस तरह का खाना रोज खाना चाहती हूँ। वो लड़का उसे वाइन पीने के लिए देता है मगर सुल्ताना मना कर देती है। वो लड़का जबरदस्ती उसे पिलाने की कोशिश करता है और गलती से वाइन उसके कपड़े में गिर जाता है। सुल्ताना अपना कपड़ा बदलने के लिए बाथरूम में चली जाती है और कपड़े बदलने के बाद सुल्ताना और वो लड़का दोनों करीब आने लगते हैं। तभी सुल्ताना को जेसी का भूत दिखाई देता है और सुल्ताना बहुत डर में चिल्लाने लगती है। वो लड़का बाहर देखने के लिए जाता है और वो देखता है कि जेसी का मास्क उसके जगह में नहीं था। तभी फिर से सुल्ताना जेसी का भूत देखकर चिल्लाने लगती है। फिर उस लड़के को जेसी की आत्मा दिखाई देने लगती है और वो गायब हो जाती है। फिर वो लड़का अपने मास्क रूम में जाता है और वहीं पर जेसी का भूत उस लड़की के ऊपर हमला करती है। सुल्ताना उस लड़के की आवाज सुनकर वहां पहुंच जाती है और देखती है कि जेसी का भूत उस लड़के को मारने की कोशिश कर रही थी। प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहां वॉचमैन कहता है कि इसके बाद उस लड़के का क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। छठे एपिसोड में हम देखते हैं कि अमृता एक मेंटल हॉस्पिटल में जाती है जहां सुल्ताना एडमिट थी। अमृता सुल्ताना के बारे में सब कुछ पता करती है और वो फिर से उस वॉचमैन के पास चली जाती है। अमृता उस वॉचमैन को सुल्ताना के साथ घटी असली घटना के बारे में बताती है। अमृता कहती है कि वो लड़का सिर्फ सुंदर लड़कियों का ही शिकार करता था और उसके बॉडी पार्ट्स को बेचता था, इसलिए उसकी नजर एक दिन रजिया के ऊपर पड़ी और उसे लेकर वो अपने घर आया। वो लड़का रजिया को बताता था कि तेरी बॉडी की कीमत बाजार में बहुत है और उसने रजिया का पैर काट दिया। फिर अमृता बताती है कि रजिया के लापता होने पर उसकी बहन सुल्ताना पुलिस में कंप्लेन करती है और फिर एक दिन सुल्ताना उस लड़के के गाड़ी को पहचान लेती है जिसमें उसकी बहन रजिया गई थी। अपनी बहन का बदला लेने के लिए सुल्ताना उस लड़के के साथ उसके घर चली जाती है जहां वो अपनी बहन रजिया का मास्क देखती है और ये वही मास्क था जिसका नाम जेसी था। सुल्ताना को पता चल गया था कि ये लड़का उसे भी मारने के लिए उसे यहाँ पर लाया है, इसलिए उसने भूत बनने का नाटक किया और उसने लड़के को मारकर अपनी बहन के मौत का बदला ले लिया। पूरी कहानी सुनने के बाद वॉचमैन कहता है कि तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता चला? अमृता बताती है कि सुल्ताना ने मुझे खुद बताया। इसके बाद वॉचमैन कहता है कि अब मेरे पास तुम्हें सुनाने के लिए कोई कहानी नहीं बची, लेकिन अमृता कहती है फ्लैट नंबर 24
24 में जो आदमी रहता था उसकी कहानी सुनाइए। फ्लैट नंबर 24 सुनते ही वो वॉचमैन घबरा जाता है और अमृता को 24 नंबर वाले फ्लैट की चाबी दे देता है। अमृता चाबी लेकर 24 नंबर वाले फ्लैट के अंदर जाती है जहाँ उसे कॉफिन नजर आता है। उस कॉफिन के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है और वो देखकर अमृता डर जाती है। अमृता फिर से उस कॉफिन के अंदर देखती है और उसके अंदर कुछ है ही नहीं। कॉफिन के नीचे उसे कुछ नजर आता है और कॉफिन को वो हटाती है और उसे एक खुफिया दरवाजा नजर आता है। उस दरवाजे को खोलकर वो एक तहखाने की ओर चली जाती है, मगर वहां पर भी उसे कुछ नहीं मिलता। अब वो एक दीवार के पास जाकर खड़ी हो जाती है, तभी उसका हाथ उस दीवार में फंसे एक धागे में फंस जाता है। उस धागे को खींचकर अमृता को याद आता है कि ये धागा मैंने अपने पिता के हाथों में बांधा था। अमृता तुरंत एक हथौड़ा उठाकर उस दीवार को तोड़ने लगती है और उसे अपने पिता का चेहरा उस दीवार में चुनवाया हुआ नजर आता है। ये देखकर अमृता बहुत रोने लगती है। फिर वहाँ वॉचमैन पहुंच जाता है और हमें पता चलता है कि इन सब के पीछे वॉचमैन का हाथ है। वॉचमैन बताता है कि मैं जानता था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगी और तुम कालिदास की बेटी ही हो। मैंने तुम्हें अपनी बनाई गई डरावनी कहानियों के बारे में सुनाया और मुझे लगा कि तुम यहाँ से डर कर चली जाओगी, मगर तुम यहाँ तक पहुंच ही गई। अमृता उस वॉचमैन का नाम सीताराम बताती है। ये सुनकर वॉचमैन हैरान हो जाता है। अमृता कहती है कि मैं भी इस मेंशन में आने से पहले तुम्हारे बारे में पहले ही मैंने पता कर लिया था और मेरे पिता के मौत का कारण भी तुम ही हो और मुझे पता है कि तुम यहाँ पर कुछ कीमती सामान ढूंढने के लिए आई हो। फिर सीताराम पूरी कहानी बताता है और हम देखते हैं कि कालिदास को खुदाई के समय जो बॉक्स मिला था उसके अंदर जो मैप था उसमें बताया गया है कि इस मेंशन के 100 फीट नीचे खजाना छुपा हुआ है। कालिदास कहता है कि हमें फौरन हायर ऑफिशियल को इन्फॉर्म करना होगा, मगर सीताराम कहता है कि इसकी जरूरत क्या है, सारा खजाना हम आपस में बांट लेंगे। अगर ये खजाना सरकार के पास चला जाएगा तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। कालिदास कहता है ये भारत सरकार की संपत्ति है और हमें पुलिस को जाकर आपके बारे में कंप्लेन करूंगा। तभी वहाँ एक और पुलिस वाला आता है जो सीताराम के साथ काम करता है। फिर वो सीताराम कालिदास के पीठ में खंजर से वार करता है। कालिदास घायल अवस्था में अपने सीनियर को वो मैप दे देता है और कहता है इसे तुरंत हायर ऑफिशियल को जाकर दे दीजिए, लेकिन वो सीनियर सीताराम को ही जाकर मैप दे देता है और कालिदास को इसी तहखाने में लाकर जिंदा चुनवा दिया जाता है। इसके बाद सीताराम अमृता से कहता है कि मैं कालिदास को मारना नहीं चाहता था, मगर ऐसा सिचुएशन बन गया था कि मुझे उसे मारना पड़ा और आज भी ऐसी हालत बन चुकी है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। सीताराम अपने गुंडों को वहाँ पर लेकर आता है और वो सभी गुंडे अमृता के ऊपर हमला करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि कालिदास का भूत उस दीवार से बाहर निकलता है और सभी गुंडों को मार डालता है। कालिदास की आत्मा अमृता के अंदर चली जाती है और फिर अमृता सीताराम को ढूंढकर उसे पकड़ लेती है और उसे कहती है कि तूने कालिदास के साथ जो किया वो ठीक नहीं किया, आज भी तू उसकी बेटी के साथ वही करने जा रहा था और इसके लिए तुझे सजा जरूर मिलेगी। फिर अमृता जिसके अंदर कालिदास का भूत है वो सीताराम को मेंशन के नीचे फेंक देती है, जिस कारण सीताराम की मौत हो जाती है। अमृता जब अपने घर पहुंचती है तो उसके साथ कालिदास का भूत भी उसके घर पहुंच जाता है। अमृता की माँ भी अपने पति को देखती है और कालिदास को देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है। कालिदास की आत्मा को अब मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद न्यूज में बताया जाता है कि कालिदास को देशद्रोही नहीं बल्कि अब देशभक्त का दर्जा दिया जाता है और वो अब काम के प्रति ईमानदार थे ऐसा कहा जाता है और सरकार की तरफ से उसे मेडल भी दिया जाता है और साथ ही अमृता को उसके पिता की जगह काम करने का मौका भी मिलता है। फिर अगले दिन से अमृता उसी मेंशन में खुदाई का काम करने के लिए चली जाती है, जहाँ उसे फिर से वही भिखारी मिलता है। वो भिखारी अमृता से कहता है कि नारायण के द्वारा बनाया गया धर्म ही शेष बचेगा और बाकी सब भस्म हो जाएगा। ये कहकर वो भिखारी वहाँ से चला जाता है और अमृता भी उस मेंशन के नीचे तहखाने में जाती है और अमृता को वहाँ एक सिक्का मिलता है जिसमें एक निशान बना हुआ था। वो सिक्का वो अपने बॉस को दिखाती है। उसका बॉस उस कॉइन को देखकर तुरंत अमृता को उस कॉइन को नीचे फेंकने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं कि कोई अदृश्य आत्मा अमृता को अपनी तरफ खींच लेती है और वो कॉइन भी जमीन के अंदर चला जाता है और इसी के साथ मेंशन 24 सीरीज यहीं पर खत्म होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मूवीज और टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।